हम मानते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेते हैं। कौन सी नौकरी करनी है, कितना पैसा कमाना है, कैसा घर चाहिए, किस तरह दिखना है, किस उम्र तक सफल हो जाना है। हमें लगता है ये हमारी इच्छाएं हैं। लेकिन कभी बहुत शांति से अपनी किसी एक इच्छा को पकड़कर उससे पूछिए, तुम मेरे भीतर आई कहाँ से? आपको बड़ा घर क्यों चाहिए? क्योंकि छोटे घर में कोई समस्या है, या क्योंकि आपने इतने बड़े घर देख लिए हैं कि अपना घर अब छोटा लगने लगा है? आप ज़्यादा पैसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रहीं, या क्योंकि कोई ऐसा आंकड़ा आपके दिमाग में बैठ गया है जिसके नीचे आपको खुद को सफल मानने की अनुमति नहीं है? और अगर हम अपनी इच्छाओं की जड़ तक कभी पहुँचे ही नहीं, तो एक डरावनी संभावना पैदा होती है। हो सकता है हम पूरी ज़िंदगी बहुत तेज़ी से भागें, पहाड़ की चोटी तक पहुंच भी जाए, और वहां पहुंचकर पता चले ये वो पहाड़ था ही नहीं जिस पर हम चढ़ना चाहते थे। 20वीं सदी के जर्मन दार्शनिक मैक्स हॉर्खहाइमर ने लगभग पूरी ज़िंदगी इसी समस्या को समझने में लगा दी। उनका सवाल बहुत साधारण था, इतनी अधिक तकनीक, इतना अधिक उत्पादन, इतनी अधिक सुविधाएं, फिर भी आधुनिक इंसान लगातार थका हुआ, बेचैन और दिशाहीन क्यों होता जा रहा है? हॉर्खहाइमर ने एक ऐसी चीज़ देखी जो शायद आज और भी साफ दिखाई देती है। उन्होंने कहा, हमने सोचना बंद नहीं किया है, बल्कि हम शायद इतिहास में पहले से ज़्यादा सोच रहे हैं। हम कैलकुलेट करते हैं, प्लान करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करते हैं, कंपेयर करते हैं, लेकिन हमारे सोचने के तरीके में एक बहुत छोटा और ख़तरनाक बदलाव आ गया है। हम लगातार पूछते हैं कैसे, लेकिन हमने पूछना लगभग छोड़ दिया है किस लिए। आप ज़्यादा पैसा कैसे कमाएंगे? अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे? कम समय में ज़्यादा काम कैसे करेंगे? अपने शरीर को ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे? अपनी नींद इम्प्रूव कैसे करेंगे? अपनी पर्सनल ब्रांड कैसे बनाएंगे? लेकिन कोई अचानक पूछ दे ये सब किस लिए, तो बातचीत में एक अजीब सी चुप्पी आ जाती है। हॉर्खहाइमर ने इसे नाम दिया इंस्ट्रूमेंटल रीज़न, साधनात्मक बुद्धि। एक ऐसी बुद्धि जो रास्ता खोजने में बहुत तेज है, लेकिन यह पूछना भूल चुकी है कि मंजिल सही भी है या नहीं। एक चाकू की कल्पना कीजिए। चाकू बहुत एफिशिएंट हो सकता है, वह रोटी काट सकता है, वह किसी को घायल भी कर सकता है, लेकिन चाकू कभी नहीं पूछता कि मेरा इस्तेमाल किस लिए हो रहा है। वह केवल अपना काम करता है। हॉर्खहाइमर को डर था कि आधुनिक इंसान की बुद्धि भी धीरे धीरे ऐसी ही बन रही है। एक कंपनी पूछती है इस प्रोडक्ट को ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाएं, लेकिन शायद ही कोई पूछता है क्या लोगों को इसकी ज़रूरत भी है। एक एम्प्लॉय पूछता है प्रमोशन कैसे मिलेगी, लेकिन बहुत देर तक यह नहीं पूछता कि जिस पद की तरफ मैं 10 साल से भाग रहा हूँ, क्या मैं सच में वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट पूछता है इस कोर्स के बाद पैकेज कितना मिलेगा, लेकिन यह पूछना लगभग मूर्खता माना जाता है, मैं जानना चाहता भी हूँ या नहीं। और यहीं हॉर्खहाइमर एक बहुत गहरी बात पकड़ते हैं। जब कोई समाज यह तय करना छोड़ देता है कि जीवन में वास्तव में मूल्यवान क्या है, तो वह जगह खाली नहीं रहती, कोई ना कोई चीज़ उस खाली जगह को भर देती है। और आधुनिक दुनिया में उस जगह को एक बहुत शक्तिशाली चीज़ ने भर दिया, पैसा। ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति कहे मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, तो शायद कोई नहीं पूछेगा क्यों। यह इच्छा अपने आप में पर्याप्त मानी जाती है। लेकिन कोई कहे कि मैं पूरी ज़िंदगी प्राचीन इतिहास पढ़ना चाहता हूँ, तुरंत सवाल आएगा उसमें करियर क्या है, पैसा कितना है, फ्यूचर है। कोई कहे मुझे कविताएं लिखनी हैं जिन्हें शायद बहुत कम लोग पढ़ेंगे, तो हम पूछेंगे फ़ायदा। लेकिन कोई दिन में 14 घंटे काम करके अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहा हो, तो उससे शायद ही कोई पूछता है कि कोई फ़ायदा। यही असमानता बहुत कुछ बताती है। जो चीज़ पैसा देती है
उसे अपने अस्तित्व का कारण समझाने की ज़रूरत नहीं। जो पैसा नहीं देती उसे अदालत में खड़ा होना पड़ता है। धीरे धीरे पैसा, जो कभी जिंदगी जीने का एक साधन था, खुद अच्छी जिंदगी का स्थान लेने लगता है। और फिर एक अजीब चक्र शुरू होता है। आप पैसा कमाते हैं ताकि एक दिन आराम से जी सकें, लेकिन ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ऐसा जीवन चुनते हैं जिसमें आराम की कोई जगह नहीं। आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं ताकि समय बचे, और बचे हुए समय में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की एक और वीडियो देखते हैं। आप स्लीप ट्रैकर खरीदते हैं और सुबह उठकर सबसे पहले यह देखकर तनाव लेते हैं कि आप ठीक से सोए या नहीं। आप मेडिटेशन करते हैं और ऐप बताता है इस महीने आपने पिछले महीने से 17% कम ध्यान किया। यहाँ तक कि शांत भी परफॉर्मेंस बन जाती है, आराम भी टास्क बन जाता है। और ज़िंदगी में शायद कोई ऐसी जगह नहीं बचती जहाँ आपको केवल होने की अनुमति हो। होर्खहाइमर और थियोडोर अडोर्नो ने दूसरे विश्व युद्ध के समय एक और विचित्र चीज़ देखी। वे जर्मनी से भागकर अमेरिका पहुंचे थे। पीछे एक ऐसा समाज था जहां प्रोपेगेंडा साफ दिखाई देता था। राज्य बताता था कि क्या सोचना है, किसे दुश्मन मानना है, किस विचार को स्वीकार करना है। अमेरिका अलग था। चमकती दुकानें थीं, रंगीन एडवर्टाइजमेंट्स थीं, सिनेमा था, रेडियो था, चॉइस थी। किसी को कुछ खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा था। लेकिन होर्खहाइमर के सामने एक सवाल खड़ा हुआ। अगर सब स्वतंत्र हैं तो इतने लोग एक जैसी चीज़ें क्यों चाहते हैं? एक जैसे घर, एक जैसी सफलता, एक जैसे चेहरे, एक जैसी जिंदगी। कोई सेंट्रल ऑर्डर नहीं था, फिर भी इच्छाओं में इतनी समानता कैसे? यहीं से आया उनका प्रसिद्ध विचार, कल्चर इंडस्ट्री। उनका कहना था कि आधुनिक संस्कृति भी धीरे धीरे फैक्ट्री की तरह काम करने लगी है। फैक्ट्री वस्तुएं बनाती है, कल्चर इंडस्ट्री इच्छाएं बनाती है। आप सिगरेट नहीं बेचते, आप फ्रीडम बेचते हैं। आप कार नहीं बेचते, आप स्टेटस बेचते हैं। आप कॉस्मेटिक नहीं बेचते, आप एक ऐसा चेहरा बेचते हैं जिसके मिलने के बाद शायद कोई व्यक्ति खुद से थोड़ा कम नफरत करेगा। प्रोडक्ट बाद में आता है, पहले कमी पैदा की जाती है। आपको महसूस कराया जाता है कुछ मिसिंग है। फिर उसी कमी के आकार का एक प्रोडक्ट आपके सामने रख दिया जाता है। और सबसे शक्तिशाली कंट्रोल वह नहीं होता जिसमें कोई आपको आदेश दे। सबसे शक्तिशाली कंट्रोल वह है जिसमें आपको लगता है कि इच्छा आपकी अपनी है। आज होर्खहाइमर जीवित होते तो शायद उन्हें एल्गोरिथम समझने में ज़्यादा समय नहीं लगता। आप एक वीडियो पर आधा सेकंड ज़्यादा रुकते हैं, कल आपको उसी तरह की 5 वीडियोस दिखाई जाती हैं। आप किसी एक्सपेंसिव रूम की तस्वीर देखते हैं, फिर एक ट्रैवल रील, फिर किसी 24 साल के व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी, फिर 10 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। रात तक आपके भीतर एक वेग फीलिंग पैदा हो चुकी होती है, मैं पीछे हूँ। लेकिन आपको याद भी नहीं रहता कि यह फीलिंग शुरू कहाँ से हुई थी। आप बस उसे अपनी आवाज़ समझ लेते हैं और फिर उसे ठीक करने के लिए काम शुरू कर देते हैं। यही इस व्यवस्था की सबसे अद्भुत बात है। आपको धक्का देने वाला व्यक्ति दिखाई नहीं देता, आप खुद को धक्का देते हैं। आप खुद से कहते हैं और मेहनत करो, और डिसिप्लिन बनो, समय बर्बाद मत करो, दूसरे आगे निकल रहे हैं। और अगर आप थक जाएं तो आप व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाते, आप कहते हैं मुझ में ही कुछ कमी है। होर्खहाइमर की आलोचना यहीं सबसे असहज हो जाती है, क्योंकि उनका कहना यह नहीं कि आधुनिक दुनिया ने इंसान को ज़बरदस्ती गुलाम बनाया। उनका कहना है शायद उसने इंसान को अपनी निगरानी खुद करना सिखा दिया। अब बॉस के कमरे में होने की ज़रूरत नहीं, ईमेल आपके बेडरूम में है, ऑफिस आपकी जेब में है, नोटिफिकेशन रात 11 बजे चमकती है और आपका हाथ अपने आप फ़ोन की तरफ बढ़ जाता है। रविवार अब रविवार जैसा नहीं लगता। छुट्टी में भी तस्वीरें बनानी हैं, वॉक में स्टेप्स काउंट करने हैं, किताब पढ़ी तो उसे ट्रैक करना है। कोई हॉबी शुरू की जाए तो पहला सवाल,
क्या इससे इनकम हो सकती है? चित्र बनाना पसंद है? इंस्टाग्राम पेज बनाओ। गेम्स पसंद हैं? स्ट्रीमिंग शुरू करो। किताबें पसंद हैं? चैनल बनाओ। और ध्यान दीजिए, यह वीडियो बनाने वाला व्यक्ति भी इस लॉजिक से पूरी तरह बाहर नहीं है। मैं भी पूछ सकता हूँ, CTR कितना आया, रिटेंशन कितना है, व्यूज़ क्यों नहीं बढ़े? जिस चीज़ से प्रेम था वह कब स्प्रेडशीट बन गई, कई बार पता ही नहीं चलता। शायद यही इंस्ट्रूमेंटल रीज़न की असली ताकत है। वह केवल फैक्ट्रीज में नहीं रहती, वह हमारे भीतर आ जाती है। और फिर हम अपने साथ वही व्यवहार करने लगते हैं जो कोई कंपनी अपने रिसोर्सेज के साथ करती है। हम खुद को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करते हैं, अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाते हैं, अपनी स्किल्स अपडेट करते हैं, और बिना महसूस किए हम खुद को एक इंसान की तरह नहीं, एक प्रोजेक्ट की तरह देखने लगते हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कभी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीट प्रोजेक्ट से कुछ बेचा नहीं जा सकता। इसलिए आपको लगातार नया वर्जन बनना है। बेटर बॉडी, बेटर सैलरी, बेटर रिलेशनशिप, बेटर मॉर्निंग रूटीन, बेटर यू। लेकिन एक सवाल शायद ही पूछा जाता है, पुराने वाले तुम में समस्या क्या थी? हॉर्खहाइमर के लिए यह समस्या केवल काम या शॉपिंग तक सीमित नहीं थी। धीरे धीरे बाजार की भाषा हमारे रिश्तों में भी प्रवेश करने लगती है। हम कहते हैं, यह व्यक्ति मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, यह रिलेशनशिप मुझे ड्रेन करती है, यह मीटिंग प्रोडक्टिव नहीं थी, इससे नेटवर्किंग हो सकती है, यह कनेक्शन यूज़फुल है। बेशक हर टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना ज़रूरी नहीं, लेकिन भाषा में आया बदलाव देखिए। हम इंसानों को भी रिटर्न के आधार पर देखने लगते हैं। दोस्ती पोर्टफोलियो बन जाती है, मैरिज इमोशनल इन्वेस्टमेंट, बच्चा एक प्रोजेक्ट जिसकी सफलता उसके मार्क्स, कॉलेज और करियर से मापी जाएगी। और जिस इंसान को लगातार यूज़फुलनेस के आधार पर देखा जाता है, उसके भीतर एक बहुत गहरा डर पैदा होता है। जिस दिन मैं यूज़फुल नहीं रहा, उस दिन क्या होगा? शायद यही कारण है कि इतने लोग आराम नहीं कर पाते, क्योंकि आराम में हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते। और जब हमारा पूरा आत्ममूल्य प्रोडक्शन से जुड़ जाए तो कुछ ना करना लगभग अपराध जैसा महसूस होता है। और खैमर का समाधान कोई ड्रामेटिक रिवॉल्यूशन नहीं था। वह यह नहीं कहते कि नौकरी छोड़ दो, पैसा त्याग दो, जंगल चले जाओ। उनका रास्ता इससे कहीं शांत है, और शायद इसी कारण कठिन भी। वह हमें एक भूला हुआ प्रश्न वापस देते हैं, किस लिए? मैं यह काम किस लिए कर रहा हूँ? मैं जो चाहता हूँ उसे चाहता क्यों हूँ? अगर कोई मुझे देख नहीं रहा होता तो क्या मैं फिर भी यही ज़िंदगी चुनता? अगर तुलना संभव न होती तो सफलता का मेरा अर्थ क्या होता? और अगर पैसा समस्या न होता तो मैं अपना समय किस चीज़ को देता? इन सवालों के तुरंत आंसर्स नहीं मिलते, शायद महीनों तक नहीं। लेकिन हॉर्खहाइमर के लिए सवाल का जीवित रहना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस दिन आपने किस लिए पूछना बंद कर दिया, उस दिन कोई दूसरा आपके लिए मंजिल तय कर सकता है। और आप अपनी पूरी बुद्धि, अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी ज़िंदगी उस मंजिल तक पहुंचने का सबसे एफिशिएंट रास्ता खोजने में लगा देंगे। इसीलिए कॉन्टेम्पलेशन, चिंतन आधुनिक दुनिया में इतना अजीब लगता है। एक किताब पढ़ना जिसका कोई प्रैक्टिकल फ़ायदा ना हो, बिना हेडफोन्स के चलना, किसी दोस्त से ऐसी बातचीत करना जिसका कोई आउटकम ना हो, आधे घंटे किसी सवाल के साथ बैठना, बिना उसे कंटेंट बनाए, बिना उसे मोनेटाइज किए, बिना उसे ट्रैक किए। ऐसे छोटे क्षण बेकार दिखाई देते हैं, लेकिन शायद यही वे क्षण हैं जहां इंसान पहली बार सुन पाता है कि उसके भीतर उसकी अपनी आवाज़ अब भी बची है या नहीं। हॉर्खहाइमर हमें आधुनिक दुनिया से भागना नहीं सिखाते, वह केवल इतना कहते हैं, अपने भीतर एक ऐसी जगह बचा कर रखो जिसे बाजार माप न सके, एक रिश्ता जिसका कोई लाभ न हो, एक रुचि जिससे इनकम ना आए, एक विचार जिसे तुरंत पोस्ट न करना पड़े, एक घंटा जिसका हिसाब किसी ऐप में ना हो। क्योंकि शायद स्वतंत्रता का अर्थ हर चीज़ चुनने की क्षमता नहीं है। शायद स्वतंत्रता का अर्थ यह पहचान पाना है
कि आपके भीतर कौन सी इच्छा सच में आपकी है और कौन सी इच्छा किसी ने इतनी चुपचाप वहाँ रख दी कि अब उसकी आवाज़ भी आपको अपनी लगती है। और शायद आज रात अपने किसी एक बड़े सपने को पकड़कर बस इतना पूछना पर्याप्त है, मैं यह चाहता हूँ, लेकिन किस लिए? थैंक यू फॉर लिसनिंग द क्वाइट थिंकर, स्लो थॉट्स, क्वाइट माइंड, डीप लाइफ।